वॉट यू कैन नोटिस इन दिस पिक्चर। क्या आप इस पिक्चर में बहुत सारी चीजें देख पा रहे हो? कैन यू नोटिस डैम? कैन यू नोटिस railway tracks? Can you notice some institutions, buildings, electricity generation, hydroelectricity pumps, wind pipes, animals, trees, and possibly everything that you can notice in this picture is there. Hello everyone, your master teacher Varsha Malik is here, and in this chapter we are going to cover class 10th very first chapter of geography, and that is resource and development. इस पिक्चर में आपको जो दिख रही हैं चीजें वो रिसोर्सेस कहलाती हैं। ये रिसोर्सेस क्या होती हैं और इनके डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, हम इस वीडियो में वन शॉट ये चैप्टर करने वाला है। But before we actually start with our class, I would like to tell you that this evergreen series is going to be there on our YouTube channel for all the subjects. तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है चैनल ने और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। So before we head on to this chapter, let's just get into some basic details of this chapter. जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आप इस पूरे पिक्चर में क्या नोटिस कर पा रहे हो, so you might be wondering कि मैम ऐसा क्यों पूछ रही हैं। तो देखो इस पूरे के पूरे पिक्चर में everything that you can notice is a resource. It could be living being, it could be a non-living being. हर वो चीज जो इस पिक्चर में आपको नजर आ रही, चाहे वो बादल ही क्यों ना हो, वो रिसोर्स है। तो आखिरकार ये रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई जब हमें पूरी दुनिया में रिसोर्स दिखाई देती है, और इन रिसोर्सेस का डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है या इन रिसोर्सेस का डेवलपमेंट हमने किन हद तक पहुंचा दिया है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, क्या जमीन, पानी, मिट्टी सब कुछ हमारे रिसोर्स होती है, इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग नो टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। तो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज एक्चुअली अ रिसोर्स। एक रिसोर्स होती क्या है? देखो, एक रिसोर्स हमारे एनवायरनमेंट में हर टाइम अवेलेबल होती है। एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन एन एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। जो भी कोई ऐसी चीज जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है वो एक रिसोर्स होती है। ऑल राइट, अब उसमें कुछ भी हो सकता है। दिस रिमोट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग माई नीड राइट नाउ बिकॉज वो मेरे को आगे पीछे एक पीपीटी को करने में काम आ रहा है। दिस पेन इज अ रिसोर्स बिकॉज मुझे इससे लिखने में अभी काम आएगा। एंड दिस माइक दैट आई एम वेयरिंग, वो भी अभी मुझे आप, मैं जो बोल रही हूँ वो आप तक पहुंच पा रहे हो। आपके हाथ में जो फोन है या इन जनरल आपके हाथ में कोई लैपटॉप है, आप हेडफोन्स लगा के बैठे हो, आप मुझे सुन पा रहे हो, इसीलिए वो एक रिसोर्स है। अगर वो खराब हो जाती है तो वो कोई रिसोर्स नहीं होगी, वो आपके लिए क्या बन जाएगी, एक लायबिलिटी बन जाएगी, राइट। तो जो भी चीज जो भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, अगर ओनली इफ द कंडीशन सेटिस्फाई होती है हमारी नीड्स तो वो एक रिसोर्स है, अदरवाइज इट जस्ट वेस्ट। ओके, और वो तीन चीजें अपने पास रखती है। देखो ऐसा नहीं कि हर एक चीज कोई भी रिसोर्स हो सकती है, या तो हम उसको टेक्नोलॉजी से एक्सेस कर पाए कि फॉर एग्जाम्पल तुमने फोन खरीदा एंड दैट फोन डोंट हैव रिचार्ज टू यूज इंटरनेट, सो व्हाट विल यू डू? यू विल प्ले स्नेक एंड लेडर इन दैट, राइट। तो वो कोई यूज का भी नहीं हो जाएगा, उसमें रिचार्ज नहीं है, आप क्या कर लोगे कितनी देर उसमें, है ना। वो इकोनॉमिकली फीजिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 किलो नमक ले जाने के लिए 1,000 रुपए करोड़ खर्च करके जा रहे हो, है ना, तो वो भी एक नहीं होना चाहिए। ऐसी भी कुछ चीजें होनी चाहिए जो इकोनॉमिकली फीजिएबल हो, बहुत ज्यादा इंसान के पॉकेट पर भारी ना पड़े, और उसको लोग ऐसा भी नहीं कि कल्चर में पूरा तांडव हो जाए, लोग सड़कों पर हाहाकार बोलने लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये तो हरगिज नहीं होने देंगे, राइट। तो इसीलिए हम जब ये सारी नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम उस चीज को रिसोर्स कहते हैं। नाउ दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज अ रिसोर्स। ऑल राइट, व्हाट इज अ रिसोर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। दिस इज द मोस्ट 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 रिपीटेड PYQ। सो वी हैव टू गेट आवरसेल्फ ऑन ट्रैक टू नो कि भाई इसमें हमें लिखना क्या है, व्हाट इज एक्चुअली रिसोर्स। और याद रखना, हम जितनी भी सारी चीजें करने वाले हैं इस पूरे वन शॉट में, दे आर ऑल गोइंग टू बी फ्रॉम NCERT। ये पूरा NCERT है, और NCERT आप इस सिस्टम में एक बार कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो, फिर आपको सिर्फ रिवाइज करने रहेगा। अब हमारे पास ये देखने को मिलता है कि रिसोर्सेज का टाइप्स भी होता है ना। कोई रिसोर्स नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें हमने तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली रिन्यू हो रही हैं, या कुछ रिन्यू नहीं होंगे लेकिन वो नेचुरल है। फॉर एग्जाम्पल एनीबडी कैन टेल मी, जल्दी से बताओ। देखो अगर हम रिन्यूएबल की बात करें तो कुछ ऐसी चीज जो बार बार रिन्यू हो रही है,
फॉर एग्जाम्पल वी कैन से यहाँ पर हमारी जो लाइफ स्टॉक है, हमारे कुछ फॉसिल फ्यूल्स है, ऑब्वियसली उनको बहुत टाइम लगता है बनने में, बट ऑब्वियसली वो जो है जैसे सोलर एनर्जी इज देयर, विंड एनर्जी इज देयर, वो रिन्यूएबल है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में जो एक बार चले गया, जो फिर कभी भी ना आपको नहीं दिखाई देने वाला है, वो नॉन रिन्यूएबल है, हमें नेचर ही दे रहा है। वो पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें नॉन रिन्यूएबल है। ऑब्वियसली वो रिन्यू होएंगे, लेकिन वो वाला फॉर्म अगर आपने यूज कर लिया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। और कुछ होती है रिसोर्सेज जो हम इंसान, जो हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, या फिर हम किसी भी चीज की क्वांटिटी या क्वालिटी आप लोगों को ह्यूमन बींग्स क्रिएट कर रहे हैं कि कितने फोन चाहिए, कितने किलो टमाटर चाहिए, राइट। तो ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट के वजह से रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमें देखने को मिल रहा है। क्या यहां से क्वेश्चन आएगा? नो। लेकिन क्या ये हमें पता होना चाहिए? यस। तो ये तो हमने देख लिया कि इतना सारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होता है, लेकिन अभी हमें इसमें और भी डीपली जाना है। अब हमारा एनसीईआरटी कहता है कि देखो जितनी भी सारी चीजें हैं ना, वो आपस में जो जो भी एग्जिस्ट करती है हमारे नेचर में, वो एकदम से धरती पर प्रकट नहीं हुई है। हम बोलते हैं अच्छा ऐसा भी है क्या? तो फिर क्या हुआ होगा? देखो, अगर हमें किसी भी चीज का जो हमें जैसा मिला है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, हमें जो चीज जैसी मिली है उसमें हमें एज इट इज नहीं मिली, उसमें हमें कुछ करना पड़ा। क्या करना पड़ा? ये पेंसिल हमें शकला का बूम बूम पेंसिल है क्या? जो फोन आपको दिख रहा है, हम आंखें बंद करिए और शकला का बूम बूम से पेंसिल बन से हमने फोन बनाया, फोन आ गया क्या? नहीं, उसको असेंबल किया गया। प्लास्टिक है, उसमें बहुत सारे चिप्स है, तो उनको क्या किया गया? उनको यूज केस किया गया, उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। और ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें चाहिए 3 चीजें। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए रिमेंबर, ये अभी रिसेंटली जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें आया भी हुआ क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमें चाहिए इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन जहां पर वो सारी चीजें हो रही हैं, बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, उस इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसको 9 से 10 में भेजा जा रहा है, 10 से 11th में भेजा जा रहा है, राइट। उसके बाद हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली। अब ये भी तो टेक्नोलॉजी है ना कि आप मेरे से इतनी दूर से बैठ के पढ़ रहे हो, राइट। आई एम नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम सिटिंग फार अवे सम 1000 किलोमीटर और मे बी 2000 किलोमीटर्स, राइट। तो अभी मुझे तो नहीं पता है कि आप मुझे क्यों देख रहे हो, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज देयर, तो वी आर कनेक्टेड 1 to 1, राइट। देन वी हैव नेचर, ऑब्वियसली नेचर का ही तो सब कुछ देना है। हम लोग रोटी, आटा, चावल जो भी खा रहे हैं, वॉट एवर वी गाइज आर ईटिंग इज ऑल बिकॉज ऑफ नेचर। वॉट एवर वी आर ब्रीदिंग, वॉट एवर एयर दैट वी आर ब्रीदिंग, वॉट एवर थिंग वी आर कंज्यूमिंग इज ऑल बिकॉज ऑफ नेचर। तो अगर किसी भी रिसोर्स को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए करेगा तो हमें 3 चीजें चाहिए। तो अब आपने इसकी कोई ना कोई जो है ट्रिक निकालनी है, और इसकी ट्रिक जो हमने निकाली वो है एनआईटी, ठीक है। एनआईटी हमारी एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, विच यू गाइज माइट बी नोइंग। नहीं पता तो फिर आज पता चल जाएगा। अगर किसी भी चीज का हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इफ वी वांट टू ट्रांसफॉर्म एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवेयर, एनीवेयर, ओके। अब हमें किसी भी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वी नीड नेचर, वी नीड इंस्टीट्यूशन एंड वी नीड टेक्नोलॉजी। ये अभी अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि वो ट्राइंगल बना के दिखाओ जिसमें 3 कंडीशंस होती है किसी भी रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करने का। तो बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन कौन इंटरेक्ट करता है? ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स के बिना बाकी चीजें रखे के रखे रह जाएंगी। जब ह्यूमन बींग्स नहीं थे तो डायनासोर होते थे, डायनासोर ने तो घर नहीं बनाए, डायनासोर ने तो एरोप्लेन्स नहीं बनाए, ना ही डायनासोर ने फोन बनाए, ना ही डायनासोर ने 5G इंटरनेट बनाया। डायनासोर्स ने तो कुछ भी नहीं बनाया, तो बनाया किसने? ह्यूमन बींग्स ने। सो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और ऑब्वियसली वही तो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। और इसीलिए मैम स्कूल नाम का भी एक इंस्टीट्यूशन बना दिया ह्यूमन बींग्स ने, और अब हमें पढ़ना पड़ रहा है। सो सैड, राइट? नो, नॉट एट ऑल। चलो, सो ये कुछ चीजें थी। अब इतनी सारी रिसोर्सेस लोगों को अपने आसपास दिखी तो लोगों ने क्या बोला? अरे ये तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, इसको तो कितना भी यूज करो नेचर हमें कल फिर से दे देगा। नहीं, ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी। रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमारा क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, ये हमारा सेम क्वेश्चन भी आए हुए हैं पेपर में। आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? एब्सोल्युटली नो। रिसोर्स हमारे बहुत ज्यादा जो वाइटल फंक्शंस होता है उसके लिए बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा तो हमें क्या ही चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होती है, अच्छा खाना चाहिए होता है, खाने के लिए कौन दे रहा है?
मिट्टी जो कि एक रिसोर्स है, हवा पानी कौन दे रहा है, पेड़ पौधे, ये सभी तो हमारे लिए वाइटल रिसोर्सेज हैं, राइट। सो ये हमारे लिए फ्री नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स ने इनको जो है हमारा एसेंशियल कंपोनेंट है, और हम रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और उनको फिर यूज करते हैं। सो बेसिकली रिमेंबर, रिसोर्सेज आर नॉट और नेवर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। सो वी हैव टू क्या है, pay some price for it. We have to interact with the nature in order to convert them and transform them. अब हमारे चैप्टर में कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं भाई। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज? नाउ कम्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, ओके, नाउ कम्स वेरी 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 ट्रिकी क्वेश्चन। अभी अपने आप में एक 3 मार्कर है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाएगा, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो आपने ये सारे लिखने हैं, ठीक है, ये आपने सारे लिखना है। लेकिन सम ऑफ द टाइम ऐसे भी आ सकता है आपको कि क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन विद एग्जाम्पल, से ज्यादा 2 और 3 मार्कर में आएगा, से ज्यादा नहीं आएगा। क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, समझ रहे हो आप लोग क्या पूछ रहा है इसमें? या तो ये पूरा एक साथ आ सकता है, या फिर इसका सब टॉपिक एक साथ आ सकता है, विच अपेरेंटली मीन्स कि अब हम ये चारों टॉपिक्स एक एक करके भी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पर कोई भी रिसोर्सेज बायोटिक हो सकती है और एबायोटिक हो सकती है, राइट। सो या तो हमारे रिसोर्स में क्या होगा, या तो हमारी क्या होगा, ऑल लिविंग बींग्स होंगे, विच इज ऑब्वियस। ये तो हम क्लास पता नहीं कौन से मैम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना तो हमें पता चल गया। तो ओरिजिन के बेसिस पर कि ओरिजिन कैसा है, तो इधर इट हैज टू बी बायोटिक और या फिर वो एबायोटिक होगा। एबायोटिक में कौन आ जाएगा, ऑब्वियसली ऑल, इसमें बींग्स तो नहीं लिखेंगे, ऑब्वियसली थिंग्स लिखेंगे, ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉन लिविंग, ऑलराइट, उनमें जान थोड़ी है, दीज आर एबायोटिक, ठीक है। तो अब आपको यहां पर ये पूरी की पूरी जो है क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, ऑलराइट। अगर हमने ओरिजिन देख लिया तो अब हम क्या देखेंगे, यानी कि हमने ओरिजिन वाला पूरा पोर्शन देख लिया। नाउ जस्ट सी एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब जो खत्म हो सकता है, जो खत्म हो सकता है, या तो वो रिन्यूएबल होंगे कि वो रिन्यू हो रहे हैं, या फिर वो नॉन रिन्यूएबल होंगे। नॉन रिन्यूएबल में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है फॉसिल फ्यूल्स, ऑलराइट। नॉन रिन्यूएबल में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स आप यहां पर लिख सकते हो, जैसे कि पेट्रोल, कोल, राइट। और अगर हम यहां पर बात करें रिन्यूएबल, तो जैसे फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी इज देयर, राइट। क्या होती है विंड एनर्जी? जो हवा की एनर्जी है। हवा से एनर्जी मैंने क्या आपको नहीं दिखाई, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब हमने शुरू किया था उसी का जो हमारा फर्स्ट पेज था, यू सी दिस, यहां पर ये हमारा विंड एनर्जी है। अब इससे हो क्या रहा है, ये जो विंड एनर्जी होती है ना, ये अपने विंड की जो एनर्जी उसको ट्रैप कर लेती है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी, या और किसी मशीन को चलाने में वो एनर्जी हम कन्वर्जन कर लेते हैं। तो विंड एनर्जी क्या है, आज हवा चल रही कल हवा नहीं चलेगी, हवा कॉन्टिन्यूसली चलती है। ये हमारे नेचर का पूरा रोल प्ले है कि वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है। जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम सो रहे हैं, जब हम खेल रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली नेचर काम कर रहा है अपना, इट नेवर स्लीप्स, ठीक है, वो कभी भी नहीं सो रहा है नेचर, है ना, अनलाइक अस ह्यूमन बींग्स। तो विंड एनर्जी कॉन्टिन्यूसली है, कॉन्टिन्यूसली हमारे पास हवा चल रही है और एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली, हम इसको रोज रोज रिन्यू होते हुए देख सकते हैं। कैन वी ऑल्सो राइट सोलर एनर्जी इन दिस? सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच सोर्स? ऑब्वियसली सन, ठीक है। क्या हम यहां पर लिख सकते हैं वाटर एनर्जी, मतलब हाइड्रो एनर्जी? कैन वी राइट हाइड्रो एनर्जी, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि पानी हमारे पास बहुत है। तो कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबल है और वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, या फिर इनफाइनाइट है, तो वो हमारी नॉन रिन्यूएबल में आ जाती है, सॉरी वो हमारी रिन्यूएबल में आ जाती है। नॉन रिन्यूएबल में जो हमारी क्या हो जाएंगी, एक बार चले गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। ये हमारा हो गया एग्जॉस्टिबिलिटी। अब कुछ एग्जांपल्स हमें बताओ जल्दी से, रिन्यूएबल आपको कौन सा लग रहा है इसमें से? लेट जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जल्दी से बताओ। गिव एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स, बताओ। रॉक्स एंड मेटल्स, फ्लोरा फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, या सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ।
करेक्ट। सो बेसिकली हम इसमें रीन्यूएबल देख रहे हैं, तो रीन्यूएबल जो हमें सबसे पहले बिल्कुल रेलेवेंटली नजर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मैम अभी आपने बोला कि जो हमारी सोलर और विंड एनर्जी होती है वो बहुत अच्छे से रिन्यू हो रही है। वाटर भी रिन्यूएबल एनर्जी है, बिकॉज ऑब्वियसली हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे अभी आने वाले चैप्टर में, जब हम ज्योग्राफी में और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, कि हमारे कॉन्टिन्यूस साइकिल होता है वाटर का, कि बारिश बरस जाएगी, फिर इवेपोरेशन होगा, बादल बननेंगे, तो चीजें गोल गोल घूमती रहती हैं। सो दैट इज हाउ वी कैन से। अब मिनरल एक बार चला गया, आपने अपने घर बना लिया सीमेंट से, तो उसको तो आप दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, वो वाला तो चला गया ना। उसके बाद रॉक्स एंड मेटल्स एक बार यूज हो गए तो हो गए, फ्लोरा फौना फिशरीज लाइफ स्टॉक एक बार खत्म हो गए तो हो गए। आपने देखा है कि हमने कितने सारे एनिमल्स बिल्कुल एक्सटिंक्ट कर दिए, वो उनकी जो भी प्रजाति थी, वॉट एवर दी वेजिटेशन दे हैड, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंड इफ यू ऑल्सो गिव द करेक्ट आंसर यू आर गुड टू गो, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं और ओनरशिप के बेसिस पर अपना क्या देखेंगे। ओनरशिप के बेसिस पर हम अपनी रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब ओनरशिप के बेसिस पर हम कैसे कर सकते हैं, ओनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल रिसोर्स है, कि अगर मुझसे कोई आके बोलने लग जाए कि आपका रिमोट मेरा रिमोट है, तो आई विल, अरे ऐसा थोड़ी है, मेरे पास इसका बिल है, ये मैंने खुद के पैसे से खरीदा है, तो ये मेरी इंडिविजुअल रिसोर्स हो सकती है, राइट। ये मेरी इंडिविजुअल संपत्ति है, और ये पेन भी, ये चश्मे भी है ना, ये ब्रेसलेट भी, ये टी शर्ट भी, ये मेरी इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। तो यहाँ पर जो भी आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं, जिसमें आप किसी को भी आने से या किसी को कुछ देने से मना कर सकते हो, वो आपकी इंडिविजुअल रिसोर्स है। लेकिन हमारे पास होती हैं कुछ कम्युनिटी रिसोर्सेज ना। व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिटी रिसोर्सेज, जो एक कम्युनिटी के लोग शेयर करते हैं, जो एक पर्टिकुलर बाउंड्री में रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत दूर से कोई इंसान आ जाए और आपके घर के जो पास में गली उसमें घूमने लग जाए, सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑब्जेक्शन, राइट। जो आपके घर के पास रोड है उस पर वो घूम रहा है और कुछ ऐसे आपको वो बहुत ज्यादा ट्रिकी लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, दया इसका पता लगाओ, राइट। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी के लोग उसको क्वेश्चन करेंगे कि वाई यू आर है, तो आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो कुछ ऐसी चीजें जो कुछ कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, वो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होती हैं। जैसे कि आपके आसपास का पार्क, आपके आसपास का कोई पॉन्ड हो सकता है, आपके विलेज में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एक गांव के लोगों को ही बिलोंग करती हैं, वहां पर दूसरे गांव के लोग नहीं आते हैं। देन वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में वो सारी चीजें जो देश के बाउंड्री के अंदर आती हैं, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, एनीथिंग दैट इज नेचुरली एग्जिस्टिंग विद इन अ टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब हमारे दिल्ली में आके चाइना बोलने लग जाए कि नहीं दिल्ली तो मेरी है, तो अपन क्या करेंगे, उसको दो चिट्टू लगाएंगे और वापस भगा देंगे ना। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, जो भी हमारे देश के अंदर की बाउंड्री में आते हैं। और इंटरनेशनल रिसोर्स, नाउ दिस बिकम्स वेरी ट्रिकी, मैम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कैसे डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर इंडिया। अगर हम इमेजिन करें कि ये हमारा छोटू सा खाते पीते घर का इंडिया है और हमें इंडिया से बाहर जाना है, तो हम इंडिया के कितने टेरिटरी पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम निकले और पूरी दुनिया हमारी, नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। देयर आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर दैट, और वही इंटरनेशनल रिसोर्सेज होती हैं। एक कंट्री को उसके आसपास का कुछ डायमीटर दिया जाता है, एंड दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स। हाउ मच? 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल के बाद आपका एरिया नहीं है वो। आप 12 नॉटिकल माइल्स तक जितनी भी सारी चीजें हैं उसको फिशिंग के लिए, ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो, बट आफ्टर दैट इट बिलोंग्स टू सर्टेन वाटर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ओशन ऑर्गेनाइजेशन हैं, वाटर ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन सारी चीजों को देखती हैं और एक कलेक्टिवली डेटा प्रोड्यूस करती रहती हैं, सो दैट कोई किसी के ऊपर कोई कैप्चर ना करे, बहुत इंपीरियलिज्म ना दिखाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो इतनी चीजें हमने समझ ली हैं। नाउ अब बताओ, हमारा एक और क्वेश्चन आ गया है। नाउ व्हाट विल बी द आंसर। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसकी, एंड दैट ट्रिक इज व्हाट। जल्दी से बताओ, अगर हमें ह्यूमन बींग्स को ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपने एनवायरनमेंट से, एक इंटरैक्टिव रिलेशन बना के किसी भी चीज का, तो हमें 3 चीजें चाहिए होती है। व्हाट आर दोस 3 चीजें, जल्दी से बताओ। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, आई टोल्ड यू इट इज NIT. It is NIT. So can you find NIT in any of the options? Like E is here, T is here, E, N, NT, NTI. Anyone can take. बहुत इजी है, बहुत इजी पीजी है। तो रिमेंबर कि आपका क्या आंसर होगा, NIT। ऑप्शन नंबर बी, जिसने भी बोला वो करेक्ट है। ओके चलो थोड़ा सा हम देखते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट।
स्टेटस और डेवलपमेंट में मतलब हम रिसोर्सेज जो हमें मिलती हैं उसके स्टेटस के हिसाब से चीज़ों को लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज पोटेंशियल रिसोर्सेज जिनके अंदर कोई पोटेंशियल है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो चुकी हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो हमने स्टॉक में बचा के रखी हैं, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो हमने रिजर्व में बचा के रखी हैं कि जब टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे, उनको निकाल लेंगे। स्टॉक मतलब अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम उतना ज़्यादा चीज़ों को ढूंढ पाए, लेकिन हाँ हमें पता है कि यहाँ पर अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी तो हम इसको यूज़ केस करेंगे। और मेजरली इसमें राजस्थान में मिलने वाला विंड एनर्जी बहुत अच्छा स्कोप रखता है, राइट। लेह लद्दाख का जो पूरा का पूरा जियो थर्मल एनर्जी वो भी बहुत अच्छा स्कोप रखता है। इतनी बातें समझने के बाद हमें बहुत सारी चीजें समझी हमने, और फिर आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ दिस रिसोर्सेज, कि अब हमने रिसोर्सेज का एक बेसिक कंसेप्ट समझ लिया। नाउ कम्स डेवलपमेंट ऑफ दिस रिसोर्सेज। इतना तो हमें समझ में आ गया कि रिसोर्सेज आर वाइटल। हमारे को जिंदा रहने के लिए, ह्यूमन बींग्स को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ या इन जनरल बेसिक सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है। इट कुड बी एज सिंपल एज ऑक्सीजन, इट कुड बी एज सिंपल एज वाटर। तो लोगों को लगा कि अब तो हमें जो रिसोर्सेज है, जब हमारा इतना ज्यादा ध्यान रखती है तो ये तो हर किसी के पास होनी चाहिए और ये तो फ्री में होनी चाहिए। और जब मैंने आपको बताया कि फ्री गिफ्ट नहीं होती है, बट कुछ लोगों को लगा कि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो उन्होंने बहुत तेजी से रिसोर्सेज का यूज किया, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि भाई गलत कर रहे हैं वो लोग और फ्री गिफ्ट्स नहीं है, थोड़ा ध्यान से चलने का। और जब वो बहुत ध्यान से भी नहीं चल रहे थे तो यहां हो जाता है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज। और ह्यूमन बींग्स ने बहुत ज्यादा हमारे नेचर को खराब भी किया। अब क्या होता है इस पूरी सिचुएशन में, ह्यूमन बींगों को लगा कि भाई बहुत बढ़िया है और हम तो फ्री में जितना भी यूज करें मजा ही आता रहेगा, कभी खत्म भी नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा सच नहीं था, फ्री गिफ्ट नहीं होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। ठीक है, आपको लगा था कि भाई पढ़ने से कुछ होता नहीं है और आपने पढ़ाई नहीं करी, लेटर ऑन यू रियलाइज पढ़ने से ही होता है, और आपने अब रियलाइज किया कि पढ़ लेता है। लेकिन वॉज इट टू लेट टू रियलाइज? नो। तो अब लोगों ने यहाँ पर रियलाइज किया कि कुछ लोगों की जो नीड्स थी, जो उनका ग्रीड था कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट के यहाँ पर इंडस्ट्रीज बनाऊं, बहुत अमीर हो जाऊं, उन लोगों की वजह से हमारा नेचर क्या हुआ। इट कुड बी पॉलिटिशियन, इट कुड बी इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ भी हो सकता है। जो लोग दूसरों के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने बारे में सोचते गए, उनके वजह से डिप्लीशन होता गया रिसोर्सेस का। जंगल काटते गए और जंगल खत्म होते गए। एंड दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन टूडेज टाइम एज वेल। बहुत सारे लोगों के हाथ में कुछ ज्यादा पैसा चलेगा और सोसाइटी अमीर और गरीब में डिवाइड होते चले गए। अगर हम देखें, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत सारे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हुए, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। नाउ ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली द इम्बैलेंस क्रिएटेड। अब हमारे नेचर ने हमको बैलेंस क्रिएट करके दिया है, ऑल गैसेज आर बैलेंस्ड बाय द नेचर इटसेल्फ, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने वो डिसबैलेंस कर दिया। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है यहाँ पर क्रिएट किया है, जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है क्रिएट होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जो हमारा ग्लोब है इन जनरल वो वार्म होता जा रहा है, और वो ज्यादा जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, गर्म होने की वजह से ग्लेशियर बहुत जल्दी जल्दी पिघल रहा है, और जिसके वजह से सन बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, गैसेस ट्रैप होते जा रही हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। अगर आपने क्लास 8 में सारे कंसेप्ट पढ़े होंगे तो अभी तो आपको सब समझ में आ भी रहा होगा। अगर आपको थोड़ी डिफिकल्टी लग रही है तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है दैट इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। हाँ, हमारे अर्थ के चारों तरफ, उस अर्थ के चारों तरफ वो जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्फेयर। उसमें ओजोन जो है, जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर को होती है, जो आई विल टेल यू कि वो कैसे एग्जिस्ट करती है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, फॉर एग्जाम्पल हमारा वर्ल्ड है, ये कहाँ है अभी बना देते हैं। दिस इज अ वर्ल्ड, ओके। और इस ये हमारी दुनिया है विच इज अर्थ। ऑब्वियसली हम अर्थ पर ही रह रहे हैं, है ना, ये हमारा अर्थ है, वी ऑल नो दैट, राइट। लेकिन अगर मान लो कि आई टेल यू कि मैम मॉर्निंग में आप उठे और मैम ने आपको बताया है कि आपकी अर्थ के ना बहुत सारे लेयर्स हैं, उनमें से एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एंड ये जो ओजोन लेयर होती है, ये ओजोन लेयर ये कुछ ऐसे है,
और जब भी ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो ये डिप्लीट होती है ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से, और उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से ये जो लेयर है ये डिप्लीट होते चले जाती है, यानी कि कितनी बच जाती है, खत्म हो जाती है ऐसे करके। और जिसके वजह से क्या होता है, जो सन की हार्मफुल रेज हैं, जो सन की हार्मफुल रेज हैं वो इसमें से क्रॉस होके अर्थ के सरफेस पर आ जाती हैं। तो ये जो ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है इससे बहुत सारे बीमारियां ह्यूमन बींग्स को हो रही हैं, सच एज स्किन कैंसर, स्किन डिजीज, सनबर्न एक्सेट्रा। सो रिमेंबर कि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द हार्मफुल रिलीज ऑफ गैस इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा गाड़ियां यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल कॉन्टिन्यूसली बर्न कर रहे हैं और बहुत मास नंबर में बर्न कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हमारी जमीन भी खराब हो रही है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन जो हमें धीरे धीरे क्लास में और डीपली पढ़ना है। तो इतनी सारी चीजें हमने जब पढ़ी तो हमें समझ आया कि अब टाइम आ गया है एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करने का। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मीटिंग की कि ये जो हो रहा है अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारी फ्यूचर जनरेशन तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है एक फंडा निकाला गया कि एक काम करते हैं, जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालते हैं और बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रिसोर्सेज का। और जब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन का रिसोर्सेज का बात चलती है, कुछ ना कुछ आउटकम निकल के आता है, तो एक नया वर्ड इन्वेंट होता है एंड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तब नया एक वर्ड निकल के आता है एंड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ सबसे पहले यूज हुआ था, क्यों हुआ था, सब कुछ आई विल बी टेलिंग यू। अब इसकी कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं एंड ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन वी हैव टू रिमेंबर। इसकी डेफिनेशन हमें देखनी है, कीवर्ड। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ऑब्वियसली हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस कि जो डेवलपमेंट हो रहा है दैट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। कुछ ऐसा डेवलपमेंट कीजिए कि वो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट को कोई डैमेज नहीं करे, हमारे प्रेजेंट के जो भी नीड्स हैं उसको भी हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, जो हमारे प्रेजेंट के नीड्स हैं हम उसको भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स भी फुलफिल हो जाए। तो इसमें कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, अब इसमें हम कीवर्ड्स ढूंढेंगे अगर, तो वी कैन सी कि मैम देखो इसमें लिखा है कि हमें विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, हमें डैमेज नहीं करना है एनवायरमेंट, हमें प्रेजेंस जनरेशन को भी साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि उनको आज खाना ही नहीं मिल रहा है 10 दिन तक, नो दैट वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू, राइट। और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के लिए भी चीजें बचानी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर पूरी की पूरी पता होनी चाहिए थी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए था। लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात पहली बार हुई कहां पर, ये बात है बहुत पुरानी एंड दैट इज 1992। रियो डी जेनेरियो आर्ट समिट होता है 1992 में, ठीक है। वेयर इज रियो डी जेनेरियो, इट इज इन ब्राजील, ओके। तो 1992 में, जून 1992 में 100 से भी ज्यादा लोग आते हैं, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज आती है, ब्राजील में इनकी मीटिंग होती है एंड दैट इज रियो डी जेनेरियो, राइट। यहाँ पर एक मीटिंग होती है, कंक्लूजन होता है, एक सबमिट होता है, जहां पर सारे के सारे कंट्रीज अपना जो भी प्रॉब्लम है, वॉट एवर प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, वो सब कुछ यहाँ पर बताते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ देर हैविंग एनी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इशू, उनको अपना एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना है, इवन दे विल टॉक अबाउट पॉवर्टी, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पर सारी चीजें होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हैं और उसको नाम देते हैं एजेंडा 21। नाउ यू रिमेंबर दिस एजेंडा 21, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज 21, एनीबडी कैन गेस इन द कमेंट सेक्शन। एजेंडा 21 इज रिप्रेजेंटेटिंग 21st सेंचुरी दैट वी आर एक्चुअली लिविंग इन। ये 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 21st सेंचुरी, ताकि हम 21st सेंचुरी में बहुत अच्छे से सारी चीजों को डेवलप कर सके, राइट। तो ये हमने यहाँ पर अपना सबमिट देखा। इससे क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली यस। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ सकता है दैट इज एजेंडा 21। एजेंडा 21 पर हम लोगों को शॉर्ट नोट, 2 मार्कर एंड इवन 3 मार्कर भी देखने को मिल सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा।
राइट। तो यहाँ पर हमारे लिए ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ना व्हाट इज एजेंडा 21, जल्दी से एक बार रिपीट करते हैं मैम। यहाँ पर अर्थ समिट होती है, अर्थ समिट, जहां पर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वेयर डिड इट हैपन? इन जून 1992 वी जस्ट डिड। और ये कहां पर होती है? रियो डी जनेरियो। यहां पर डिसाइड होता है, यहां पर दे कम एंड डिसाइड कि हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, 21st सेंचुरी के लिए कुछ स्पेशल प्लानिंग करने वाले हैं। और वो प्लानिंग कैसे होगी कि हमें एम रखना है कि हम एक बहुत अच्छा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर, करंट एंड ऑल दी जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है उनके लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया हो। इस एजेंडा में इन्वायरमेंट डैमेज, पोवर्टी, डिजीज, ग्लोबल कॉपरेशन, कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होती है। यहाँ पर लोग मीटिंग करते हैं कि कैसे हमें सारी चीजें करनी है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये तो आपको पता ही पता होना चाहिए। द वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट जो भी लोकल गवर्नमेंट होगी उसका भी एक लोकल एजेंडा होना चाहिए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि हर किसी की अपनी अलग एक नीड हो सकती है। तो लोकल एजेंडा एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था। वाई डू वी थिंक ये सक्सेसफुल क्यों हुआ होगा? क्योंकि देखो हर एक इंसान की प्रॉब्लम अलग हो सकती है, राइट। जो मेरी प्रॉब्लम है वो मे बी आपकी प्रॉब्लम नहीं हो। मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे मैथ साइंस बिल्कुल समझ नहीं आता है। आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैम मैथ साइंस तो मुझे बहुत बढ़िया समझ आता है, बस आप एसएसटी करा दो, राइट। तो हर किसी का अपना एक अलग लोकल प्रॉब्लम होता है। आपके यहाँ पर बिजली आती है लेकिन पानी टाइम से नहीं आता है, आपके यहाँ पर पानी आता है लेकिन आपके यहाँ पर जो है क्लीनिंग का थोड़ा सा इशू रहता है। तो एवरीबडी हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम। इंडिया में भी ऐसा ही है कि पंजाब के जो इश्यूज हैं वो हम कर्नाटक और केरला के इशू से मैच नहीं कर सकते। एवरीबडी हैव देयर ओन यूनिक प्रॉब्लम। सो सेम यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव निकाला जाता है कि हर एक कंट्री लोकल लेवल पर भी अपने अलग अलग कम्युनिटी में भी अलग एजेंडा बनाए, सो दैट वी कैन लीड टूवर्ड्स अ बेटर जो है वर्ल्ड। ओके, अब हमें लगा कि अच्छा चलो हम भी कुछ करते हैं, हम भी इंडिया में एक रिसोर्स प्लानिंग लेके चलेंगे, बहुत मजा आएगा। अब जब हमने रिसोर्स प्लानिंग करी तो हमने कुछ एरियाज में देखा, और कुछ एरियाज में देख के हमें पता चला कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जो इश्यूज हैं, या हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो इश्यूज हैं, ये जो राजस्थान के इश्यूज हैं, या जो लद्दाख के इश्यूज हैं, वो एक दूसरे से मैच नहीं करता है। उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो हम क्या करेंगे? हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। और रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें करनी होती है। एंड मेजरली देयर आर 3 स्टेप्स दैट वी हैव टू डू। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि किसके पास किस चीज की कमी है। राजस्थान में पानी की कमी है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत पानी है तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेह लद्दाख में जियोथर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पर ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वे, मैप, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। क्या चाहिए, कितना चाहिए, ये हमें सबसे पहला स्टेप है, रिमेंबर। उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे प्लानिंग का, लेकिन वो स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि जो पूरे देश के प्लानिंग से भी मैच करे। ऐसा नहीं कि हम लोग कल को जाके जो है सारे के सारे लोग लेह लद्दाख में मॉल्स बनाने लग गए लेकिन वहां पर फुटप्रिंट ही नहीं है लोगों का। देयर आर नॉट पीपल अवेलेबल टू यूज दैट मॉल। तो हम मॉल कहाँ बनाएंगे? ऐसी जगह पर जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जहां से पैसा लोग जनरेट कर सकते हैं, जहां पर सोर्स ऑफ इनकम लोग जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीबडी। फिर उसके बाद हम मैच करेंगे अपना ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से हमें कॉम्प्लेक्स तरीके से पता लगा कि कहाँ पर क्या कमी है, उसको मैप करके, सर्वे करके, लोगों से पूछ के कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पर कितने घंटे लाइट आती है, आपके यहाँ पर इंटरनेट का क्या इशू है, और ताकि वो सारी चीज़ों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग कर सके। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा हमने कर लिया प्लानिंग। फिर हमें लगा कि हमें इन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी करना होगा, हमें इन्हें बचाना भी होगा, इनका सेव भी करना होगा इनको, क्योंकि हमें तो पता चल गया कि ये कम है। मैम आपने तो हमें बता दिया कि रिसोर्सेज फ्री नहीं है, लेकिन हर किसी को तो हमने नहीं बताया कि रिसोर्सेज फ्री नहीं है। ऑल राइट,
तो यहाँ पर रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये तो सबको पता है कि अगर आपका खुद का भी डेवलपमेंट होना है तो आपके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज होने चाहिए। आपके पास अच्छे टीचर्स होने चाहिए, वो भी तो रिसोर्स है। आपके पास अच्छे नोटबुक, पेन, पेंसिल होना चाहिए, थोड़ा पढ़ने का माहौल होना चाहिए, थोड़ा बिजली का समाधान होना चाहिए कि अरे भाई आराम से बैठ के वी कैन स्टडी एंड चिल। तो यहाँ पर हो रहा है कि इरेशनल कंजम्पशन से और ओवर यूटिलाइजेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम आई। हाँ, ये तो हमने पता चल गया कि मैम हमने बहुत गलत तरीके से रिसोर्सेज का यूज करा और अब हमें उनका क्या करना पड़ेगा, अब हमें उनका सेव यानी कि कंजर्वेशन करना पड़ेगा। कन्वर्जेशन नहीं, कंजर्वेशन करना पड़ेगा। गांधी जी का कंसर्न भी था, गांधी जी ने एक स्टेटमेंट भी कही और ये हमारे प्रीवियसली बोर्ड एग्जाम में आई भी हुई है कि ये स्टेटमेंट किसने कही है। गांधी जी ने रिसोर्सेज को लेकर एक बहुत फेमस स्टेटमेंट कही है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रेड। उन्होंने कहा कि अगर आपको सिर्फ अपनी रोटी, कपड़ा और मकान की नीड पूरी करनी है तो सबके लिए सब कुछ है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी, कि आपको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए तो आपके लिए है, लेकिन अगर आपको बहुत सोने की रोटी खानी है तो उसके लिए, हम लालची लोगों के लिए, तो फिर सब कुछ ही कम पड़ जाएगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट गांधी जी ने कही थी हमारे रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए कि देखो लोग जिस हिसाब से रिसोर्सेज को यूज करते हैं बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, राइट। तो अब हम यहाँ पर देखने वाला है लैंड एज अ रिसोर्स। जमीन भी हमारे लिए रिसोर्स है। जी हाँ, जमीन पर ही तो रह रहे हैं ना, अभी भी वी आर लिविंग ऑन लैंड ओनली। हम रह रहे हैं, हमारा स्कूल, हमारा हॉस्पिटल, हमारी सड़कें, सब कुछ तो हमारा जमीन पर ही होता है और वो एक नेचुरल रिसोर्स है और हमारे लिए बेहद जरूरी है, बेहद बेहद जरूरी है। हमारी नेचुरल वेजिटेशन यानी कि हमारे ट्रीज, राइट, हमारी वाइल्ड लाइफ, जितना भी वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, सब कुछ तो जमीन पर ही रह रहे हैं। हम लोग यानी कि ह्यूमन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी सारी होती है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ जमीन पर हो रहा है। जमीन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट देन ऑब्वियस रीजंस, और महंगी भी आजकल इसलिए हो रही है क्योंकि कम है। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पज विद केयरफुल प्लानिंग। जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें, अगर हम उसको इंपॉर्टेंटली बहुत केयरफुली प्लान नहीं करेंगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये डेटा आपने सबको याद रखना है कलेक्टिवली। 43% जो हमारे पास ज़मीन है, 30% जो हमारे पास ज़मीन है और 27 जो हमारे पास ज़मीन है, उसमें से हमारे पास क्या क्या है। 43% में हमारे पास है प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं? जो भी हमारे पास सीधी सीधी जमीन है। 30% हमारे पास है माउंटेन्स, जहां पर हमारी ज्यादातर फॉरेस्ट और वेजिटेशन, सब कुछ, एनिमल, वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। 27% वी हैव प्लेट्यूज। प्लेट्यूज में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ये हमें मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जिनसे हम घर बनाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या फिर इन जनरल यहाँ पर हम स्टील, आयरन, बाकी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। वो मिनरल इंडस्ट्रीज, वो मिनरल्स ही होते हैं जो हमारे को सपोर्ट करते हैं। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बहुत अच्छे से इन सारी मिनरल्स को यूज करें, बहुत अच्छे से इनको समझें। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं आगे वाले सेक्शन में हमारे पास है लैंड यूटिलाइजेशन वाला सेक्शन। अब लैंड यूटिलाइजेशन में जो हमारे पास जमीनी वाला हिस्सा है उसमें हमें 5 कैटेगरी देखने को मिलती है। 5 कैटेगरी कैसे देखने को मिलती है? वैसे ये क्वेश्चन बहुत पहले रिपीट होता था बोर्ड्स में, अब रिपीट नहीं होता है बिकॉज बहुत बच्चों को टफ लगता है, लेकिन हमने ये बहुत ज्यादा आपके लिए इजी पीजी सा कर दिया है। वील जस्ट डू इट। अब लैंड यूटिलाइजेशन में हमने, मान लो कि हमारे पास जमीन है और अपने को उसको 5 टुकड़ों में बांटना है, तो सबसे पहले टुकड़े में तो हम फॉरेस्ट ही हटा देते हैं, यानी कि आधे जमीन पर तो हमारे पास फॉरेस्ट होने चाहिए, which is compulsory and obviously it is very important as well. सेकेंड पोर्शन में जब हम देखते हैं तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसा जमीन का हिस्सा जिस पर कल्टीवेशन आप नहीं कर सकते हो। या तो वो क्या है, या तो वो बैरन है यानी कि वो बंजर हो सकी है, या फिर वो वेस्ट जमीन है, वो किसी काम में नहीं आ रहा है, आप उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, या फिर वो नॉन एग्रीकल्चर यूज में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, रोड्स हो जाती हैं, जहां पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हो लेकिन आने जाने का काम कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी डेली ह्यूमन एक्टिविटीज जो इन जमीन पर हो रही है। फिर आ जाते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। या तो उसमें आप अपने एनिमल्स को चराते हो, या फिर उतने रास्ते में आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो एक सड़क से, है ना, एक सड़क से आप जा रहे थे और आपने बोला रास्ते से मैं जा रहा था,
है ना। और यहाँ पर क्या बने हुए थे, यहाँ पर पेड़ बने हुए थे बहुत ज्यादा। और इन ट्रीज पर आपने बहुत बार नंबरिंग भी देखी होगी। तो ये कहाँ काउंट होता है भाई, ये कहाँ काउंट होता है, देखे देखो हमारा पेड़ उल्टा हो गया है। तो ये देखा है आपने, ऑब्वियसली सभी ने देखा होगा। तो यही हमारा ट्री क्रॉप वाला जो परसेंटेज होता है। और कुछ हमारे पास ऐसे वेस्टलैंड होते हैं जो 5 साल से अनकल्टिवेटेड पड़े हुए हैं, 5 साल से इन पर कोई काम नहीं हुआ है। देन कम्स फेलो लैंड। अब फेलो लैंड में हमें दोबारा से ऐसी दो कैटेगरी की जमीन देखने को मिलती है, या तो उनमें 1 साल से खेती नहीं हुई है, या उनमें 1 या 5 साल से खेती नहीं हुई है। ठीक है, तो वो यहां पर हमें देखने को मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें देखने को मिलता है नेट सोन एरिया। अब ये वो एरिया है जहां पर हम लोग खेती कर रहे हैं। जितना भी एरिया हम पर्टिकुलरली हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एक डेटा हम लोग यहाँ पर निकाल के देते हैं कि इंडिया में 56% या 57% डेटा में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा लैंड यूटिलाइजेशन का एक पूरा का पूरा अगर क्वेश्चन बन जाता है, तो यू जस्ट राइट दिस मच एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ साइंस नहीं समझनी है, जस्ट ये आपको करना है 5 कैटेगराइजेशन में, उसके बाद यू विल बी गुड टू गो। अब लैंड यूज पैटर्न एक बार इंडिया में देख लो जरूर ध्यान से। अगर हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात हो जाती है, किसी भी जगह की टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है, उसी हिसाब से वो जमीन को हम यूज करेंगे। इससे आप क्या समझे बताओ जल्दी से। इस पूरी की पूरी कैटेगरी से आप क्या समझे कि लैंड यूज पैटर्न अगर इंडिया में हो रहा है, तो देखो टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है। टोपोग्राफी बेसिकली वहां का फिजिकल फीचर, राइट, कि व्हाट इज द एक्चुअल फिजिकल फीचर। मैं आपको बोलूं कि चारों तरफ पानी ही पानी है, तो आप जा पाओगे वहां पर रहने? नहीं, ऑब्वियसली इतना ज्यादा पानी होगा तो ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। मैं आपको बोलूं कि चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट, ऐसी टॉपोग्राफी है, तो आप बोलोगे नहीं। लेकिन मैं आपको बोलूं कि ऐसी जगह है जहां पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, साइड में पेड़ है, थोड़ा बहुत नदी से पानी भी बहता है, बढ़िया एग्रीकल्चर होता है, वहां पर जमीन भी सीधी सीधी है, आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आराम से आ जा सकते हो, तो व्हाट विल यू से? नो, व्हाट विल यू से, मैम ये आइडिया बहुत बढ़िया लग रहा है। सो बेसिकली कहीं पर भी क्या फैक्टर होंगे लैंड यूटिलाइजेशन के या लैंड पैटर्न के, वो उसकी टॉपोग्राफी, उसके फिजिकल फीचर पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली वहां पर क्लाइमेट, सॉइल उसके साथ साथ ही आ जाता है। क्लाइमेट बहुत हार्श है तो नहीं रह पाओगे, बोलोगे मम्मी मुझे घर जाना है, राइट। सॉइल बहुत बेकार होगी तो फिसल के गिरते रहोगे, बोलोगे मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं रोज कीचड़ में फंस जाता हूँ, राइट। तो वहां पर हमारा लैंड यूटिलाइजेशन या लैंड यूज पैटर्न बिल्कुल भी बढ़िया नहीं रहेगा। ह्यूमन फैक्टर्स कंसीडर करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी होनी चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय डेंसिटी? नाउ इमेजिन दीज आर टू थिंग्स। यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, यहाँ पर शॉप्स है, बैंक्स है, मॉल्स है, क्रिकेट ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, गेमिंग है, इंटरनेट बढ़िया आता है, तो सारे लोग इधर अट्रैक्ट होंगे। इधर भैया बहुत कम लोग रहते हैं, बारिश बहुत पड़ती है, इंटरनेट नहीं आता है, फिसल के गिर जाते हैं लोग, कीचड़ में जो है दलदल में फंस जाते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, ऐसे जो होता है हमें बिल्कुल भी नहीं रहना, हमें ये वाली लाइफ ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ऐसी जगह जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई होती है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, कल्चर और ट्रेडिशन बहुत मजा आता है, लड्डू पेड़े खाने में, दाल बाटी चूरमा खाने में, है ना, एकदम बढ़िया राजमा चावल मिल रहे हैं, मस्त एकदम कड़ी चावल, वाह वाह वाह, समोसे, इडली, डोसा, सांबर जो है, मोमोज, सब कुछ हम लोग खा रहे हैं। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कितना है प्लीज, ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिनमें से 93% अवेलेबल है हमारे पास फॉर यूजिंग एज ए लैंड, यानी कि कितना 7% हम वाटर वगैरह को दे सकते हैं। फॉरेस्ट एरिया कितना है एज पर दी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, 33 होना चाहिए, लेकिन उससे काफी नीचे है, अभी तो 20s के लाइन में आ चुके हैं। कैन यू इमेजिन, 20s के क्या 1 के लाइन में आने वाला है। तो अभी हमारा फॉरेस्ट एरिया आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज अ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस जमीन, हम जब लगातार यूज कर रहे हैं, जब हमें पता ही नहीं है कि भाई कितना जरूरी है जमीन का, तो जमीन का भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है, जमीन भी खराब हो रही है, जमीन भी खराब हो जाती है, हाँ जी जमीन भी खराब हो जाती है। जमीन खराब होती है क्यों और हमें कैसे मैनेज करना है, जमीन जब खराब हो जाती है तो उसको कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हमें बहुत ही जल्दी समझ आएगा, और इसका बहुत ज्यादा हार्म हमने एनवायरनमेंट पे होते हुए भी देखा है। अभी लैंड डिग्रेडेशन कैसे होगा आइए समझते हैं। लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, देखो या तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही होंगी जिसके वजह से हमारा जमीन खराब होता जा रहा है। 95% ऑफ हमारी सारी बेसिक नीड्स जमीन पर डिपेंड करती है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो रहने का, या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी हो। ह्यूमन एक्टिविटीज ने डिग्रेडेशन तो करा ही करा है, नेचुरल डैमेज भी कर दिया है जमीन को, बहुत बढ़िया।
जो रेलगाड़ी 10 की स्पीड से चलनी चाहिए थी वो तो हमने 100 से चलाई है। 100 से चलाने के चक्कर में पूरा ट्रैक भी उड़ाया है। कैसे? ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां से पूछा जाएगा कि मेंशन फ्यू फैक्टर्स दैट हैज लेड टू लैंड डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का काटना, सॉइल होल्ड नहीं हो पा रही है, ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स क्या करते हैं, पूरी की पूरी फसल खराब कर देते हैं। जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है, जो हमारे काम की होती है, जो हम पढ़ेंगे आपको फिर पूरे समझ आएगा, वो ओवर ग्रेजिंग, हमारे जो भी पालतू जानवर हैं या पालतू भी नहीं है, डोमेस्टिक भी नहीं है, तो वो हमारी जमीन को खराब कर रहा है। माइनिंग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। माइनिंग क्या होता है कि आपने कोई माइन देखी है कभी जिसमें से हम लोग माइन मिनरल्स निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पीस ऑफ जमीन और हमें पता चला कि जमीन के नीचे क्या है, जमीन के नीचे सोना चांदी च्यवनप्राश है ना। हमने क्या किया, हमने पहुंचाया अपने लोगों को यहाँ पर और इसको मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। यहाँ से जो हमारा पूरा का पूरा एरिया था हमने निकाल के इधर फेंक दिया। हमने जो भी वेस्ट था वो इधर इधर ऐसे करके डाल दिया। अपना सामान लिया, अपना ट्रैक्टर लेके चलेगा, क्या ये इतनी पर्टिकुलर एरिया खराब हो गया? मैंने आपको इतने से बोर्ड पर दिखाया है ये सिर्फ। क्या माइनिंग इतने से एरिया में होती है? नहीं, माइनिंग हजारों एकड़ ऑफ जमीन में होती है, राइट। जिससे कि लोग अपनी खुद की ग्रीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लालच, कोयले का लालच, सोना चांदी च्यवनप्राश का लालच, और जिससे हमारी एकर्स और बहुत एकर्स ऑफ लैंड क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी टॉप लेयर होती है वो हमारे सबसे काम की होती है। नीचे नीचे हम जितना जाते जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े कंकड़ ही मिलने वाले हैं। ऊपर की जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाएगी और एकर्स ऑफ लैंड हमारी डैमेज हो जाएगी। सो कैन वी से कि अगर हम यही सब चीजें सिग्निफिकेंटली करते रहेंगे तो हमारी जमीन खराब होते हुए चलने लगेगी, राइट। अब हमारी जमीन जो खराब हो रही है वो पूरे इंडिया में अलग अलग रीजंस के वजह से खराब हो रही है। ये बहुत फेमस मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में रिपीटेडली पूछा जा रहा है, जो बोर्ड्स में आपको रिपीटेडली रिपीटेडली और रिपीटेडली पूछा जा रहा है आजकल। तो देखो, अगर हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की, तो वहां पर माइनिंग होती है, जहां पर रीजन है लैंड डिग्रेडेशन। रीजंस लैंड डिग्रेडेशन, in different parts of our country। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से हर कुछ इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, वरना इसको लास्ट में रखते ना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखो अब डिफॉरेस्टेशन कहां पर, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, अभी मैंने आपको बताया डिफॉरेस्टेशन हुआ, ये आपने देखा डिफॉरेस्टेशन हुआ। अगर हमने ये पेड़ काटने थे और हमें इसके नीचे से कोयला निकालना था, एनीथिंग दैट वी वांटेड टू डिग माइंस है, निकालना तो ऐसे ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, इन एरियाज में हमने क्या देखा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग देखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में ओवर ग्रीजिंग हम देखते हैं, जहां पर एनिमल्स पूरी की पूरी जमीन को खराब कर देते हैं, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उनके 4 पैर होते हैं, तो वो डबल स्पीड से सब चीजें खराब कर देते हैं, राइट। इफ वी टॉक अबाउट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो दैट इज ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन होती है जब आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। अब आप बोलोगे कि मैम एक्सेस है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, नहीं ना। ये थोड़ी कि आज आपके पास हजारों रुपए हैं और आपको 1 साल तक नानी पैसे नहीं देगी तो आप आज ही 1000 रुपये उड़ा दोगे। हाँ, हो सकता है आप उड़ा दे, लेकिन आप समझदार हो तो आप सोचोगे कि अभी 200 ही खर्च कर लेता हूँ और 800 बचा के रखूंगा, कुछ नीड होगी तो लेके आऊंगा, राइट। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट प्लानिंग, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जो निकलते हैं उनके वजह से भी बहुत ज्यादा हमारा पॉल्यूशन हो रहा है सारे के सारे जगह पे, और जिसके साथ पानी और जमीन दोनों खराब हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज देखती भी नहीं है कि वो कौन सा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, वो सारी चीजें हमारी जमीन को और खराब कर रहे हैं। फिर हमारे पास भाई वही है कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है चैप्टर में। अब जमीन खराब हो गई तो जमीन को सही भी करेंगे ये लोग, और जब इन्होंने जमीन को सही करा तो व्हाट डिड दे गिव, एफॉरेस्टेशन। बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन को ऑपोजिट कर लो, एफॉरेस्टेशन मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग।
हमें ग्रेजिंग का क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हमने एक पर्टिकुलर जमीन, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ जो भी लोग हैं उनको दे दिया है कि आप इतने एरिया में प्लीज ग्रेजिंग कीजिए और आने वाले जो भी लैंड है उसको प्लीज खराब मत करिए। हमने बहुत सारे शेल्टर बेल्ट्स बनाए कि एक जगह पर बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए और बीच में हमने पूरी यहाँ पर अपनी सारी की सारी क्या कर ली है, कल्टीवेशन कर लिया और ज़मीन भी बचे रहेगी और इससे हम ओवर ग्रेजिंग पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करेंगे। सैंड ड्यून्स क्या होती हैं, जो रेतीले रेत होता है ना, आपने कभी देखा हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म आता है तो उससे पहले रेत आपके घर में घुस जाता है, विच क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, राइट। ऐसे ही सेम चीज़ अगर आपके ज़मीन पर, आपकी सॉइल पर ये पूरी की पूरी रेत मिक्स हो जाती है तो वो अनफर्टाइल कर देती है उसको। तो उसके लिए हमें सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, उनमें थ्रोनी बुशेस लगा के, ताकि उनमें वो पकड़े रखे उस पूरी की पूरी सैंड ड्यून्स को, रेत को। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रियल एफुलेंस। तो ये सारा चीज़ों का हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हमें मेन चीज़ें इसमें ज़रूर अंडरलाइन करनी है। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, एफॉरेस्ट्रेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, इतना जब भी आप आंसर लिखोगे तो अंडरलाइन ज़रूर करोगे। और ये हमारे चैप्टर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, भरपूर मात्रा में ये दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमें सारा देखना था, ठीक है। यहाँ पर ये सारी सेम चीजें विच यू कैन सी, और थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है कि पीछे चारों तरफ शेल्टर बेल्ट्स लगाए ताकि ये वाला जो पीछे दिख रहा है, ये वाला जो पूरा कल्टीवेशन है, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर सेव होते हुए दिख रहा है कि हमने इसको पूरा सेव कर लिया। अब बात करते हैं सॉइल। अब ये सॉइल भी पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी तो पड़ेगी। अब सॉइल और जमीन में क्या फर्क होता है कि जमीन तो हर जगह है, राइट नाउ ऑल्सो वी आर, जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर हम बैठे हैं, वो भी तो जमीन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लैंड ओनली। हम जहां जिस घर में रह रहे हैं वो भी तो जमीन पर ही है ना। लेकिन क्या वहां पर सॉइल है, आप बोलोगे नहीं वहां पर सॉइल तो नहीं है। एग्जैक्टली तो जमीन हर जगह होगी और सॉइल हर जगह होगी ये जरूरी नहीं, जमीन तो हर जगह है, जमीन के ऊपर सॉइल होगी ये पॉसिबिलिटी आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगी। तो इंडिया में बहुत सारे सॉइल मिलते हैं ऐसे जो जमीन के ऊपर मिलता है। एंड अगेन आई वुड टेल यू कि कहाँ पर कैसी सॉइल मिलेगी वो वहाँ के लोगों पर नहीं, वहाँ की ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही होगी तो कैसी सॉइल मिलेगी, एकदम ड्राई मिट्टी मिलेगी, सूखी मिट्टी मिलेगी। धूप पड़ रही है, बारिश है नहीं, तो क्या होगा, मिट्टी सूख जाएगी। लेकिन बहुत अच्छी बारिश हो रही है, एकदम बहुत अच्छा खिला खिला मौसम है, पौधे भी खुश रहेंगे, हरे भरे पौधे मिलेंगे, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल भी बहुत सारे रीजंस के वजह से होती है और इंडिया के पास, इंडिया के अलग अलग क्लाइमेट और वेजिटेशन टाइप की वजह से बहुत सारे सॉइल्स के टाइप भी मिलते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉइल इंडिया में मिलते हैं, जल्दी से एक बार हम इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले सॉइल हमारे इंडिया में मैक्सिमम मिलती है दैट इज कॉल्ड एज एलुवियल सॉइल, दैट इज कॉल्ड एज एलुवियल सॉइल। सेकेंडली वी कैन कॉल ब्लैक सॉइल हमारे पास मिलती है। थर्ड में हम लोग यहां पर रेड एंड येलो सॉइल, अभी रेड और येलो एक ही कैटेगरी में आते हैं, एब्सोल्युटली यस। फोर्थ नंबर पर वी हैव एरिड सॉइल, इसको बहुत बार हम डेजर्ट सॉइल भी कह सकते हैं, ऑल राइट, डेजर्ट सॉइल। देन वी हैव माउंटेन सॉइल, जो ऑब्वियसली हमें कहां मिलेगी, माउंटेन्स में मिलेगी। ये हमारे पास कुछ सॉइल के टाइप्स हैं जो हमें हमारे इंडिया में और या फिर इन जनरल हमारे चैप्टर में हमें पढ़नी है। तो देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाली मिट्टी और ये वाली मिट्टी आपको अलग अलग लग रही है तो आप कलेक्टिवली कह सकते हो यस मैम वी कैन से दैट ये वाली मिट्टी थोड़ी सी रेडिश नजर आ रही है तो ये वाली थोड़ी सी ब्राउन और डार्क कलर में नजर आ रही है, जिसमें पानी बहुत ज्यादा है, इधर पानी बहुत कम है, इधर बहुत ज्यादा वेजिटेशन है घनी घनी, तो इधर कहीं कहीं पर वेजिटेशन नहीं है। सेम आपको ये हमारे चैप्टर में भी देखने को मिल जाएगी। सॉइल एज अ रिसोर्स, अब सॉइल भी हमारे लिए रिसोर्स है, ये रिसोर्स तो हमारा पूरा चैप्टर ही है, डेफिनेटली यस। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, डेफिनेटली। अब ये नेचुरल है और रीन्यूएबल भी है, हाँ जी। ये कॉन्टिन्यूसली हमारा चलता है प्रोसेस, कैसे चलता है अभी आई विल टेल यू। It is a medium of plant growth, support various types of living organism on the earth, ठीक है। Soil is a living system,
सॉइल एक लिविंग सिस्टम है जो कॉन्टिन्यूसली ह्यूमन बींग्स को लाइफ दे रहा है, या इन जनरल वो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फोर्सेस जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, अ ग्लेशियर एक्सेट्रा, कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कुछ समझ में आया या नहीं, लेकिन अब जरूर आएगा। देखो, हमारे जो सॉइल है वो बनती कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पहाड़ है और इन पहाड़ों से कुछ बड़े बड़े चट्टान आते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जिनको हम रॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये रॉक्स ना धीरे धीरे बहुत सारे समय के बाद, इट्स नॉट लाइक 1-2 साल बाद, मिलियन और मिलियन ईयर्स के बाद छोटू छोटू से पार्ट्स में और ज्यादा कटने लगता है। लाइक इनका साइज छोटा हो जाता है और एक टाइम आता है कि इतना टाइनी हो जाता है, इतना टाइनी हो जाता है कि हमारे हाथ से भी दे कैन लाइक गोल वो छन जाता है। तो यहाँ पर हमें मिलती है हमारी प्यारी सॉइल। बहुत सालों बाद जब ये बिल्कुल छोटू छोटू से हो जाते हैं, इसमें क्या है, ये हमें हमारी काम की सॉइल मिलती है। सो ये कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, दिस इज हैपनिंग कॉन्टिन्यूसली। अब इसके पीछे कारण, यानी कि इसके पीछे रीजंस कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो इसमें कॉन्टिन्यूसली टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है तो जो है यहाँ पर जो सारी चीज़ें होंगी, रनिंग वाटर होना चाहिए, तो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। आपने देखा, आपने इरेजर देखी है, हर किसी ने ही देखी होगी। आप इरेज करते हो किसी चीज़ को तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकल जाते हैं ना, तो वही सेम। तो एक रॉक का मतलब बड़ा छोटू छोटू सा हिस्सा जब निकलता है तो जाके सॉइल मिलती है। तो बेसिकली रॉक से हमें क्या मिलती है, हमें सॉइल मिलती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें विंड, ग्लेशियर, सब कुछ हमें कंट्रीब्यूशन करता है। और रिमेंबर कि रॉक से हम लोगों को सॉइल मिलती है। एक बार हम ये और ज़्यादा डीपली समझने के लिए अगर अपनी सॉइल की प्रोफाइल देखने के लिए समझो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब आप देख सकते हो कि ये हमारी रॉक है, ये रॉक का छोटा हिस्सा हुआ, फिर और छोटा हिस्सा हुआ, फिर और छोटा हिस्सा हुआ, और फिर जाके हमारे को बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स मिलता है। और इसको इस पूरे के पूरे प्रोसेस में फ्रॉम हेयर टू हेयर मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। हाउ मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स? इट्स नॉट अ 1 डे और 1 ईयर प्रोसेस। इवन सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने के लिए कितना, इवन सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर लगता है। अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, अनवेदर्ड मतलब कोई वेदरिंग नहीं हुई है, इस पर कोई टेम्परेचर नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं, फिर इस पर वेदरिंग होने लगती है, इसको थोड़ा पानी मिल जाता है, धूप मिल जाती है, छांव मिल जाती है, एसिड रेन मिल जाती है, फिर यहाँ पर क्या है, इसको सैंड और स्लिट क्ले से मिलन होता है, फिर टॉप लेयर बनती है और टॉप लेयर पर अपन कल्टिवेशन करते हैं। ये वाला जो हमारा होता है, यही ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही हमारा कल्टिवेटेड पार्ट होता है। नाउ इमेजिन एक ऐसी सिचुएशन कि जहाँ पर हमने अभी माइनिंग करी थी, मान लो कि हमें किसी ने बताया कि सॉइल के इतने हिस्से में या फिर सॉइल के इतने हिस्से में यहाँ पर हमें कोयला मिल रहा है, और हमने ये सब कुछ निकाल दिया, तो क्या इतना हिस्सा वेस्ट हो जाएगा? इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स की जो मेहनत थी वो वेस्ट हो जाएगी? एब्सोल्युटली यस। तो ये हमारा जो माइनिंग वाला होता है वो यही करता है। करेक्ट है? चलो, ये चीज समझने के बाद अब हमें जो है थोड़ा सा सॉइल के बारे में अलग अलग क्लासिफिकेशन भी देखना है। अगर हम इंडिया में बात करें एलुवियल सॉइल की, तो एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में, और ये सबसे ज्यादा मिलने वाली भी है। मोस्ट स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल है, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है मिड ऑफ एलुवियल सॉइल। क्लास 9th में हम पढ़ के आए हैं, कहाँ है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स? नहीं भी पढ़ के आए तो आई विल टेल यू, ये है क्या है, हमारा प्यारा सा इंडिया, खाते पीते भारत। ये वाला जो हमारा पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, ये पूरा हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, जहां पर हमें मेजरली उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, है ना, ये सारे के सारे स्टेट देखने को मिलते हैं। दीज आर ऑल नॉर्दर्न प्लेन्स। डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स, यहाँ पर रिवर है इंडस, गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्र। ये 3 रिवर हमें देखने को मिलती है जो इन सारे के सारे एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन करता है। एलुवियल सॉइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिलती है, पर्टिकुलर डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट में देखें तो यहाँ पर भी हमें, ये जो हमारा ईस्ट कोस्ट है, बहुत सारी नदियों के वजह से हमें इन एरियाज में भी एलुवियल सॉइल मिलती है, क्योंकि डेपोजिशन, कोई भी सॉइल डेपोजिशन से ही बनती है, ये तो पता ही आपको कि कोई ना कोई इसको वहां पर लाके डेपोजिट कर रहा है, और वो पानी, और पानी नदियां कहाँ, ग्लेशियर और या फिर रेनफेड। कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले, इसमें सैंड, स्लिट और क्ले तीनों अलग अलग प्रोपोर्शंस में मिलते हैं। अपनी एज के हिसाब से हमारे को 2 एलुवियल के कैटेगरी देखने को मिलता है।
अब इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास जो आप याद कर सकते हो। एक हमारे पास मिलती है ओल्ड एलुवियल, ठीक है, और एक अपने को मिलती है न्यू एलुवियल। अब आपको ये पता लगाना है कि हमें मैम कैसे याद रहेगा कौन नया और कौन पुराना। तो ये हमें कैसे याद रहेगा, जैसे आप लोग अभी क्लास 10th में आए हो, तुम्हारे पहले जो मतलब थे अब तो वो तुम्हारे सीनियर हो गए ना, तो वो ओल्ड एलुवियल हो गए, और अभी तुम न्यू एलुवियल यानी कि न्यू न्यू 10th में आए हो आप लोग। तो यहाँ पर हम ओल्ड को कैसे याद रखेंगे, जो पहले आता है, तो जो बी अल्फाबेट है वो पहले आता है, तो जो भांगर है वो हमारी ओल्ड है, और जो हमारी न्यू है क्योंकि के हमारा नया अल्फाबेट है बाद में आता है, तो वो हमारा खादर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कलेक्टिवली पूछा जाता है एग्जाम में। ये हमने कर लिया हमारे एलुवियल के बारे में। एलुवियल सॉइल एज अ होल बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है, बहुत फर्टाइल होती है। इंडिया में मैक्सिमम कल्टीवेशन यहीं पर होती है। बहुत बढ़िया, जितना भी आप रोटी आटा चावल खाते हो मेजरली आप इसी वाले मिट्टी से खा रहे होते हो। तो यहाँ पर हमारा एलुवियल काफी फर्टाइल है। इसमें एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम मिलते हैं, जो कि शुगर केन, पैडी, व्हीट और पल्सेस के लिए इसको बहुत अच्छा बनाता है। तो कल को आपसे कोई पूछ लेता है कि वो कौन से सॉइल है जिसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट मिलते हैं जो कि व्हीट, शुगर केन, इन सब की बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन हो सकती है। इसकी फर्टिलिटी की वजह से यहाँ के एरियाज को बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग भी रहते हैं। दैट इज हाउ नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर पैसा बहुत अच्छे से कमाया जा सकता है। बाकी एरियाज में फूड क्राइसिस नहीं होता है, बिकॉज ये इतना ज़्यादा कमा लेते हैं। देन वी हैव सेकेंड सॉइल विच इज ब्लैक। अब ब्लैक सॉइल है क्योंकि वो ब्लैक दिखती है। ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो रेगूर सॉइल। ये काली मिट्टी दिखती है, और ये कैसी है, ये इसको रेगूर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत रिपीट होता है। ब्लैक सॉइल पर कॉटन सॉइल बहुत को कहा जाता है क्योंकि इस पर कल्टीवेशन होती है कॉटन की। ठीक है, इस पर कल्टीवेशन होती है कॉटन की। अब आप कैसे याद रखोगे कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, तो आपने कैसे याद रखना है, आपने कॉम्बो बनाना है ब्लैक एंड व्हाइट का। आपने कॉम्बो बनाना है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक हमारी मिट्टी और व्हाइट हमारे कॉटन, तो ये कॉम्बो आप बना सकते हो। क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद पेरेंट रॉक, ऐसा होता है कि इसका फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंटली ब्लैक होता है क्योंकि ये जल के बनी होती है, और जलने के बाद चीजें कैसी हो जाती है, ब्लैक। तो आप ऐसे समझ सकते हो उसको। इसमें बहुत ज्यादा क्ले कंपोनेंट होते हैं, कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की। जब तक ये ड्राई है तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, जब ये ड्राई होती है तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, अब कोई भी चीज बहुत सूख जाएगी तो उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, लेकिन अगर उसमें जरा सा भी पानी आपने डाल दिया तो बहुत क्लेई और एकदम पानी को बहुत दिनों तक संभाल के रखती है। इसकी बहुत बड़ी ये खासियत होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ड्राई जब होती है वो कौन सी मिट्टी होती है तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, और जब वो बहुत ज्यादा वेट होती है तो मॉइस्चर को बहुत अच्छे से होल्ड कर लेती है। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, ये हमारी किसकी बात हो रही है, हमारी ब्लैक सॉइल की बात हो रही है, आप प्लीज नोट डाउन कर लेना। उसके बाद डेक्कन ट्रैप एरिया है जो कि आपको दिख रहा है आपके मैप में, वहां पर हमें सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, जिसमें हमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग विद दी गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज में, जो कि आपको कुछ यहाँ पर ये जो पोर्शन नजर आ रहा है यहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाती है। नाउ कम्स रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप होते क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक जिनमें कुछ ना कुछ लेना देना होता है फायर का, एंड आप देख रहे हो इसीलिए इनका कलर भी रेड होता है। जहां पर भी बहुत कम रेनफॉल होती है उन एरियाज में ये सॉइल आपको रिलेटिवली देखने को मिलेगी जो ऐसे दिखती है। तो जहां पर भी क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर भी ये वर्ड यूज हो रहा है, तो समझ लेना इट इज गोइंग टू बी दी रेड सॉइल, यहां पर मिलती है रेड सॉइल। लेकिन अगर इसी रेड सॉइल के ऊपर हल्का सा भी पानी पड़ जाता है, अगर इसी सॉइल के ऊपर हल्का सा भी पानी पड़ जाता है तो हाइड्रेटेड फॉर्म में ये येलो दिखती है। आपने कभी कभी देखा है कि आप किसी चीज को गीला कर देते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है। मिट्टी का एक पूरा पॉट है, उसमें एक जगह आपने पानी डाला तो एक एरिया डार्क हो गया, बाकी एरिया अलग लाइट कलर का होता है। सेम जब ये भी अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो येलो दिखती है।
कहाँ कहाँ पर मिलती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिडिल गंगा प्लेन्स, पेडमॉइंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट में ये हमें देखने को मिलती है। ये सॉइल डेवलप कर लेती है रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब हम मिनरल्स वाला पूरा चैप्टर करेंगे तो आपको ये रॉक साइकिल भी समझ आएगी। अभी अभी सॉइल को देख के एक सॉइल हमने जो मिस कर दी उसके बारे में हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली देखना था, जो अभी अभी हमें याद आई है, एंड दैट इज हमारी प्यारी सी लेटेराइट सॉइल। जो हमने लेटेराइट सॉइल हमारी मिस करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और अब हम अपनी लेटेराइट सॉइल ही देखने वाले हैं। And there it is लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल बनी ही एक वर्ड है लेटर, ठीक है, बनी ही उससे है, इसका ओरिजिन ही है इस वर्ड से लेटर, जिसका मतलब है ब्रिक, कि ईंट जैसे, मतलब ईंट जैसे दिखती है इससे ईंट बनती है, आइए समझते हैं। लेटेराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि कैसा क्लाइमेट, जो बहुत साउदर्न इंडिया है और जो ऊपर वाला इंडिया है जो नॉर्दर्न, ये वहां पर भी मिलती है। तो बेसिकली ये हमारे दोनों एरियाज में डेवलप होती है। फॉर्म्स बाय इंटेंस लिचिंग ड्यू टू हैवी रेन। अभी इंटेंस लिचिंग क्या होती है? बेसिकली मान लीजिए दिस इज अ पीस ऑफ जमीन और यहाँ पर जो कंकड़ होते हैं जो ऊपर की तरफ आ जाता है और मिट्टी नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ वाटर। बहुत तेज जब प्रेशर होता है तो सॉइल यहाँ पर सबमिट हो जाती है और ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रॉकी पार्टिकल्स हो जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। तो जो सॉइल होती है वो काफ़ी नीचे पेनिट्रेट कर जाती है और ऊपर की तरफ हमारे को कंकड़ देखने को मिलता है। वो वाली स्टोरी देखी है आपने कि जो कंकड़ होते हैं, कौवा प्यासा होता है, कंकड़ नीचे बैठे होते हैं, फिर पानी ऊपर आ जाता है। यहाँ पर स्टोरी थोड़ी अलग है, यहाँ पर कंकड़ ऊपर आ जाता है और सॉइल नीचे चले जाती है बिकॉज ऑफ वाटर। तो इसी को ही इंटेंस लिचिंग कहते हैं। ये जो पूरा वाटर वाला प्रोसेस होता है ना, ड्यू टू हेवी रेन क्या हुआ, इंटेंस लिचिंग हो गई, यानी कि रिमूवल ऑफ द सॉइल हो जाता है। उसके बाद ये हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में मिलते हैं। इनमें टी एंड कॉफी का बहुत अच्छा कल्टीवेशन होता है। रेड लेटेराइट भी मिलती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है कैश्यू नट के लिए। कैश्यू कट नहीं, कैश्यू नट्स, ठीक है। तो कैश्यू नट यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग काजू कहते हैं, और काजू कतली बहुत फेवरेट होती है बहुत लोगों की, तो वो हमारे इसी वाले सॉइल पर बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होती है। फिर आती है हमारी एरिड सॉइल। अब एरिड का मतलब कैसा है? एरिड यानी कि बिल्कुल एकदम सूखी हो। इसका टेक्सचर रेड टू ब्राउन कलर होता है। बहुत ही ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट होता है यहाँ पर। ड्राई क्लाइमेट के वजह से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, हाई इवेपोरेशन भी होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को बहुत प्यास लगती है ना धूप में, एग्जैक्टली लाइक दैट, जैसे आप प्यास से मर जाते हो, बिल्कुल बहुत तेज धूप होती है। सैंडी होती है यानी कि बहुत रेतीली होती है। सलाइन यानी कि बहुत ही नमकीन खारी होती है। कॉमन सॉल्ट जो हम लोग जो निकालते हैं, जो हम खाते हैं, वो इसी से हम इवेपोरेट करके बनाते हैं, अपनी डेली यूज में उसको काम लेते हैं। देन कम्स फॉरेस्ट सॉइल। हिली माउंटेनियस एरियाज में मिलती है, सफिशिएंट होती है, रेन फॉरेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। Soil found in the lower parts of the valley, particularly on the river terrace and alluvial flanks of fertile plains में ही हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। ज़्यादातर आपको फॉरेस्ट सॉइल फॉरेस्ट में मिलेगी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनते भी नहीं है। देन आप फॉरेस्ट सॉइल का लोकेशन मैप वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली देख सकते हो। तो मैप वर्क हम वैसे अलग से भी करेंगे ऑब्वियसली, बट दिस इज अ होल आइडिया कि हमारी फॉरेस्ट सॉइल आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारा ये पूरा वाला पोर्शन है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो। ये हमारे मेजर टाइप ऑफ क्या है? मेजर टाइप ऑफ सॉइल है। अभी हम इतनी सॉइल की बातें कर रहे थे तो हमें रियलाइज होता है कि हम लोग सॉइल इरोजन भी कर रहे हैं। अब ये कौन सी नई प्रॉब्लम है मैम? इतनी सारी चीजें पढ़ने के लिए अब सॉइल इरोजन भी पढ़ना पड़ेगा? जी हाँ, अब सॉइल इरोजन एक ऐसी प्रॉब्लम है। सॉइल इरोजन मतलब कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ध्यान से समझना। सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन नेचुरल है, तो फिर प्रॉब्लम कैसी हुई? The process of soil formation and erosion go simultaneously and generally there is a balance between two. अगर हम नेचर की बात करें तो ये नेचुरल है, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस कि सॉइल आई है तो सॉइल जाएगी, जैसे कि भांगर और खादर, तो हमें तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ह्यूमन बींग्स ने इसमें भी इंटरफेयर कर दिया, ह्यूमन बींग्स ने इसमें भी इंटरफेयर कर दिया कि हम सॉइल को किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। अब अगर आपसे कोई भी सॉइल इरोजन का डेफिनेशन पूछता है
तो ये इससे परफेक्ट डेफिनेशन है नहीं, बिकॉज दिस इज व्हाट एनसीईआरटी सीज, ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। रिमेंबर द denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। या फिर आप कह सकते हो जब भी टॉप लेयर ऑफ सॉइल रिमूव हो जाता है तो सॉइल इरोड हो जाती है, जो कि हमने अभी पढ़ा भी, मैंने आपको बोला पूरी क्लास में सॉइल की प्रोफाइल भी दिखाया कि अगर वो टॉप लेयर उड़ गया तो सॉइल खराब हो जाती है। एग्जैक्टली अब हो क्यों रहा है ये बैलेंस जो यहाँ नेचर ने बनाया था, ह्यूमन बींग्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इतना ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्सेट्रा। अब आप बोलोगे कि डिफॉरेस्टेशन से कैसे सॉइल इरोजन हो सकता है? अगर पेड़ ही नहीं होंगे, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी रुकेगी क्या? ऑब्वियसली नहीं रुकेगी। इन पेड़ों ने तो मिट्टी को पूरा पकड़ के रखा है। कभी आपने देखा है आपने से कोई पौधा निकाला जोर से और मिट्टी भी उसके साथ ही चले आती, जैसे कि वो उसकी एकदम बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। तो अगर यहाँ पर ये पेड़ नहीं होंगे ना तो मिट्टी भी नहीं रुकेगी, मिट्टी भी इरोड हो जाएगी, चले जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। और सेम ह्यूमन बींग्स यही कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स की हरकतें बिल्कुल काम की नहीं है और ना वो सही काम कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं और नेचुरल फोर्स कैसी होती, देखो अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि सॉइल इरोजन के दो ऐसे एग्जांपल बताओ जो नेचुरल हैं, सॉइल इरोजन के दो ऐसे एग्जांपल बताओ जो ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। तो नेचुरल क्या है भाई? हवा है, ग्लेशियर है, वाटर लीड्स टू सॉइल इरोजन, ये तो करेंगे, इनका तो काम है, इनके ये तो हमारे लिए सहयोग कर रहे हैं बल्कि, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स इसको फास्ट कर रहे हैं। अब देखो दो तरीके से हम जो है चीजों को देख सकते हैं। एक यहाँ पर रनिंग वाटर है, running water cuts through the clay soil and make deep channels such as gullies, right? गलीज बना दी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल बढ़िया से कि एक गली टाइप का बना दिया और इतना सारा जमीन हमारा खराब हो गया, इतनी सारी जगह में हमने खराब होते हुए देखा। देन कम्स शीट इरोजन, वाटर फ्लो एज शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप। इन सच केस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दैट इज नोन एज शीट इरोजन। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक हिस्से में है ही नहीं कुछ, इतने हिस्से में हमें कुछ है ही नहीं, यानी कि एक शीट बर्बाद हो गई है, एक पीस ऑफ जमीन बर्बाद होगी। लेकिन पीछे तक देखे तो खूब सारा हम लोगों को क्या है देखने को मिल रहा है, बढ़िया वेजिटेशन। सो दीज आर एग्जाम्पल, ये दोनों पूछे जाएंगे। हम कर क्या सकते हैं इन केस में, हम कैसे चीजों को सही कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम देखें कि हमें चीजें सही करनी है तो हम करेंगे सॉइल का भी बचाव, भाई हम यही करते आ रहे हैं पूरे चैप्टर में। तो हम करेंगे काउंटर प्लोइंग, हम करेंगे टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड शेल्टर बेल्स। ये क्या होती है, कहाँ होती है, आइए इनको एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉन्टोर प्लोइंग की, तो जब भी हम अपनी खेती कुछ ऐसे टाइप से कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, प्लोइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस। ये जो आपको यहाँ पर लाइंस दिख रही हैं, यू कैन सी ऐसे करके, ये नेचुरल शेप्स को जो है नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट करी है। और ये क्रिएट किए ताकि पानी एकदम से स्लोप से नीचे ना चला जाए। अगर ये ऐसे है ना तो पानी कुछ ऐसे ऐसे होते हुए जिगजैग जिगजैग घूमते हुए जा रहा होगा, लेकिन अगर ये ऐसे होती तो पानी निकल जाता। तो प्लीज रिमेंबर कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सप्लेन कॉन्टूर प्लोइंग, तो प्लोइंग along the contour lines de-accelerate the flow of water down the slope and that is contour plowing। एक ऐसी खेती जो कि आप अलग शेप एंड फॉर्म्स में करो जिससे आप पानी का पूरा फ्लो रोक सको। टेरेस कल्टीवेशन कैसा होता है, इरोजन को रोकता है। पानी अपने साथ मिट्टी ले जाएगा, नेचुरल है, लेकिन क्या हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं एक सीढ़ीदार यहाँ पर कल्टीवेशन करके? ये सबसे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा माउंटेन एरिया में देखने को मिलेगा, माउंटेन एरियाज में आपको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। टी प्लांटेशन में आपको ये असम वगैरह में बहुत देखने को मिलेगा। रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जरूर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा टेरेस कल्टीवेशन होता है और टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट करता है इरोजन। और इरोजन मतलब क्या है, इरोजन मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इरोजन मतलब जो चीजें मिटाई जा रही थी उसको क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। देन यू कैन सी स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमें क्रॉप्स हैं, ये हमारी क्रॉप्स हैं, उनके बीच में हमने घास का पूरा स्ट्रिप बना दिया है, जिसके वजह से क्या होगा कि जो भी हवा आएगी ना वो हमारी क्रॉप्स को, हमारी मिट्टी को उड़ा के नहीं लेके जाएगी, सॉइल हमारी बचे रहेगी, ताकि जो भी हवा आएगी वो यहाँ से पहले टकराएगी या यहाँ से पहले टकराएगी, ये एरिया हमारा सेव हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम चीज लिखी हुई है, स्ट्राइप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। तो क्या है यहाँ पर बिटवीन द क्रॉप्स हमने ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ द विंड, विंड का जो फोर्स है उसको हमने यहाँ पर ब्रेक कर लिया। देन कम्स नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट शेल्टर बेल्ट्स। अब शेल्टर बेल्ट्स क्या है कि हमारे यहाँ पर कुछ कल्टीवेशन है और चारों तरफ हमने बेल्ट लगा दी, यहाँ से हवा आ रही थी तो हवा का फ्लो हम रोक सकते हैं। शेल्टर बेल्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली to the stabilization of sand dunes and stabilization the desert area in western India। मेजरली वेस्टर्न इंडिया में क्या होता है कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या है शेल्टर बेल्ट्स लगाए हैं कि ताकि जो हमारा सैंड ड्यून्स है, जो हमारा रेतीला है, वो हमारी नॉर्मल मिट्टी के साथ आके करंट मिट्टी को भी खराब ना करे, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, इतना हमें इस चैप्टर में करना था। दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। इससे ज्यादा आप डिटेल में करना मत, या फिर आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा, क्योंकि इससे ज्यादा आता भी नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में। जितना बोर्ड एग्जाम्स में डीपली ये चैप्टर आ सकता था उतना डीपली हमने ये चैप्टर कर लिया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डू like, share and subscribe it with your friends. Now I'll see you in the next video. Thank you so much, Raven. Sending all lots of love. See you in the next class. Bye bye. Take care.